तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि यूलर का जो माइंडेड एक भाई था, उसने जो गलतियां देखी थी किसकी, यूलर की। यूलर की क्या गलती थी, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की होल पावर n जो उसने बताया था यूलर ने, उसको उसने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया था एंगल के साथ में, और उसने कर तो दिया था, लेकिन उसने क्या किया, डेमाइवर ने क्या किया, उसी चीज को पकड़ लिया, उसकी एक कमी को पकड़ ली और उसने वहां से उठाकर क्या कर दिया, चीजें और भी चीजें निकालना स्टार्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन ये डिवाइवर जो थ्योरम है, डिवाइवर थ्योरम है, ये आईआईटी के सिलेबस से हट गई है, लेकिन तब भी आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी डिवाइवर थ्योरम आ जाती है। तो इससे रिलेटेड हमें जानकारी होनी चाहिए। 1 से 1.5 पेज का काम है, 1 से 1.5 पेज की चीजें हैं, समझ लेते हैं क्या दिक्कत है, हमारा क्या जा रहा है। नॉर्मल अगर जानकारी होगी तो बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये देखते हैं डिवाइवर थ्योरम। डिवाइवर थ्योरम ये किस चीज के लिए है, फॉर रेडिकल नंबर। ये डिमाइवर्स थ्योरम किसके लिए है, सॉरी रेडिकल पावर के लिए, नंबर 9 पावर के लिए, रेडिकल पावर के लिए। क्लियर। अच्छा, डिमाइवर थ्योरम क्या है, हमने देखा कि z इक्वल टू क्या होता है, r सिस थीटा। हमने z इक्वल टू r सिस थीटा पढ़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लूं लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो मैं अगर z की पावर 1/n मतलब nth रूट लूंगा, तो यहां पर भी क्या हो जाना चाहिए, r सिस थीटा की पावर 1/n, ये भी हो जाना चाहिए ना, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा, तो z की पावर 1/n इक्वल टू r की पावर 1/n, और सॉल्व करने के बाद मुझे निकल के आता है क्या, सिस 2k पाई अपॉन n प्लस थीटा, ठीक है। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, और यहाँ पर ये चीज रिजल्ट मेरा ये रिजल्ट मेरा निकल के आया। और यहाँ पर जो n रूट्स हैं, वो एक्चुअल में n रूट्स क्या क्या होंगे, 0 1, जो k की वैल्यू है, वो k की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, 0 1 2 n-1। तो यहाँ पर टोटल नंबर, ये 0 एक अलग है और यहाँ पे n-1 अलग टर्म्स है, तो टोटल मिला के कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स, ठीक है ना। टोटल मिला के कितने हो गए, n टर्म्स हो गए, और n ही रूट चाहिए हमें, तो k की वैल्यू जीरो रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, सभी चीज रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखना है हमें nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी हेडिंग, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, अब देखिए, अगर मैंने z इक्वल टू मैंने बोला 1 प्लस 0i, ठीक है, और मुझे इसका निकालना क्या है, यहाँ पर अब देखिए r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू देखेंगे। अगर z इक्वल टू ये लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं उसे कंपेयर करूंगा r सिस थीटा से, तो r की वैल्यू कितनी है 1, और सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा, और i sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। तो z की पावर 1/n, जो हमने पढ़ा हुआ था अभी रिजल्ट, r की पावर 1/n सिस 2k पाई अपॉन n प्लस थीटा यहाँ पे कितना है, 0, और r की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1। तो z की पावर 1/n इक्वल टू 1 की पावर 1/n की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिस, और k की वैल्यू हमें रखने k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कि रखते जाएंगे जैसे जैसे टर्म्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे 2k पाई अपॉन n से कितना आएगा, तो ये क्या हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी। और यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या रखेंगे हम,
सिंपल देख लीजिए, यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या है 0 1 2 n माइनस का 1, समझ में आया। तो ये क्या हो गया nth रूट। अब यहीं से निकलेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब तक हमें nth रूट पता होगा फिर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो ये n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हम यूनिटी, ये जनरल है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जनरल है क्या nth रूट ऑफ यूनिटी, क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी। चलिए इसके बाद अब बात आती है किसकी, कि ये देख लेते हैं कि z नॉट रूट्स होंगे क्या क्या, ठीक है ना। अब z की वैल्यू होगी क्या क्या, अगर मैं k की वैल्यू देखता हूं अभी बताता हूं। अगर मैंने k की वैल्यू 0 रखी, सॉरी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने निकाला क्या था रिजल्ट, z की पावर 1/n था, क्या निकाला था सिस 2k पाई अपॉन n। अगर मैं यहां पर k की वैल्यू क्या रखूंगा 0, तो यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं z0, और z0 बोलूंगा तो वैल्यू कितनी निकलेगी सिस 2k, k की वैल्यू कितनी रख रहा है 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0 हो जाएगा। देखिए k की वैल्यू 0 रखी तो उसको उस रूट को, क्योंकि nth रूट है ना, तो अगर मैं k की वैल्यू 0 रखूंगा तो पहला रूट मिलेगा हमें, क्योंकि k की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से हमें 1 2 पहला रूट फिर दूसरा रूट फिर तीसरा रूट फिर nth रूट मिलेगा। तो हमने क्या किया k की वैल्यू 0 रखी तो हमें क्या मिला पहला रूट मिलेगा, तो k की वैल्यू 0 रखेंगे तो सिस 0 हो जाएगा, और सिस 0 मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखिएगा सिस 0 और सिस 0 क्या है cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos 0 प्लस i sin 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और i sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पहला रूट हमारा निकल के आया क्या 1, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं k की वैल्यू कितनी रखी हमने 2, तो इसको मैं बोलूंगा पहला ये z1 बोल दिया इसको, ठीक है, और z1 बोल दिया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी सिस 2 पाई अपॉन n, ठीक है ना, और इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। k की वैल्यू अब टर्म्स कितने रूट निकालना है हमें, क्यूब रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, तो वो डिपेंड करेगा n, वो उसकी वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पे n की वैल्यू, क्यूब रूट निकालेंगे तो n की वैल्यू 3, फिफ्थ रूट निकालेंगे तो n की वैल्यू 5, क्लियर। n की k की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो z2 यहाँ पे कितना लिखेगा सिस 2 into 2 तो इतना आएगा 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई अपॉन n, इसको मैंने नाम रखा अल्फा स्क्वायर, क्लियर। इस तरीके से अब k की वैल्यू कहां तक आना था n-1, तो यहां पर वैल्यू जब यहां पर 2 थी तो 1 आया, यहां 3 था तो यहां 2 आया, यहां पे कितना आएगा z n-1, तो ये कितना आएगा सिस k की वैल्यू कितनी है n-1, तो 2 k की वैल्यू n-1 इनटू पाई अपॉन n, ये क्या निकल के आएगा अल्फा की पावर n-1, समझ में आ गया। तो एक्चुअल में हमारे पास रूट्स कितने निकल के आए, एक्चुअल में अगर मैं रूट्स देखूं इधर पे तो 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डैश अल्फा की पावर n-1, ये हमारे क्या निकल के आए, इसके nth रूट्स के हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स निकल के आए, ठीक। अब इससे हमारा रिजल्ट क्या आया, इससे हमारा रिजल्ट क्या क्या आ सकता है वो चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इससे रिजल्ट देखिएगा, पहले इसी में से बता दूं, हाँ इसी में से रिजल्ट देखिए, स्पेस नहीं मुझे स्पेस चाहिए, ये चीज आपके आप वीडियो में आ रही है कि नहीं आ रही है ध्यान नहीं है, देख रही है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये इतना पोर्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अच्छा अब इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन, तो इस रिजल्ट से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। चलिए तो फर्स्ट रूट इज ऑलवेज cos 0, सभी को पता है कि फर्स्ट रूट हमारा कितना निकल के आया cos 0। इस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट रूट इज ऑलवेज सिस 0, और सिस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां तक आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रूट क्या है इज ऑलवेज 0, ठीक। क्या ये नहीं आ रहा है, ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, अच्छा तो ये एक्चुअल में बता दूंगा मैं, ये एक्चुअल में यहां पे समझ लीजिए ऑब्जर्वेशन अब आ रहा है,
ये SBO है कि इस रिजल्ट से हमने क्या क्या निकाला है, ठीक है। तो फर्स्ट रूट हमने क्या लिखा, ये लिखा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या देखें, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब थीटा। एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं कि जो एंगल है वो एंगल कितना निकल के आ रहा है, 0, 2π/n, 4π/n, ये चीज निकल के आ रही है हमारी। और ये देखने पे कैसा रहा है हमें, इन AP ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक। तो ये किस में निकल के आएगी, ये एंगल किस में निकल के आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड किस में निकल के आ रहे हैं, AP में निकल के आ रहे हैं। और इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, एंगल के बीच का डिफरेंस, तो उसको मैं, जैसे AP में क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। लेकिन जब एंगल की बात होती है तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। तो यहां मैंने नाम दिया है एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन कितना आ रहा है, 2π/n, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए तीसरा मुझे क्या मिलता है कि n रूट ऑफ यूनिटी RNGP। जो n रूट हमने निकाले हैं ऑफ यूनिटी RNGP, ये GP में है। कैसे, देखिए ना, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर n-1, ये सारे किसमें आ रहे थे, हमारे GP में ही तो आ रहे थे। अच्छा, अब इसका देखिए, अगर मैं इनका सबका सम करता हूं, अगर n रूट्स का, ये देखिए ये चीज नेक्स्ट क्या है, अगर सम रखता हूं किसका, n रूट्स का, तो याद रखिए इसका वैल्यू कितनी आती है, 0। क्लियर। अगर मैं n रूट्स का सभी का सम करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। लेकिन अगर मैं इसका सभी का प्रोडक्ट करता हूं, ये जो पाई है बड़ा कैपिटल, वो प्रोडक्ट का साइन होता है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स करता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स करता हूं तो n की वैल्यू अगर इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1। और n की वैल्यू अगर ऑड है तो वैल्यू कितनी आ रही है, +1। इतनी बात समझ में आ गई, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमने इधर से इतना ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, इतने फंडे से हमने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। जहां भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद की कहानी देखते हैं। इसके बाद की कहानी दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। चलिए इतना ही लिखता हूं। अच्छा, अब देखिएगा कि जो सिस थीटा का मॉड होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। सिस थीटा का मॉड मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉड। और मॉड मैंने क्या बताया था, x प्लस आई वाई। अगर मैं इसको x मान लूं, इसको आई वाई मान लूं, तो y इसकी, तो इसका मॉड क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1। तो मतलब सिस थीटा मॉड की वैल्यू, मॉड सिस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 निकल के आ गई। अच्छा, मॉडुलस मींस होता क्या है, मॉडुलस मींस, तो हाँ स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला था कि मॉडुलस मींस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। हमें क्या करना है, ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस का मतलब क्या है, मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ये तो मैं बताया था आपको कि अगर मैंने कोऑर्डिनेट लिखता हूँ यहाँ पर, जेड अगर आर्गेनिक प्लेन है x, y है ना, x, y, तो इधर से लेके इधर तक के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है, ये डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है ना, सेंटर ओरिजिन से लेके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि अगर ये डिस्टेंस को शो करता है तो इसका मतलब कि मॉड जेड नॉट, जो पहला रूट था, जेड नॉट क्या था, पहला रूट था जहां पर k की वैल्यू क्या थी, 0 थी, इज इक्वल टू, और एंगुलर सेपरेशन क्या था, एंगुलर सेपरेशन अब में क्या आ रहा है, 2π/n 2π/n। तो यहाँ पर भी z1 और z2 k की वैल्यू जैसी बढ़ती जा रही है, इस तरीके से जो वैल्यू बढ़ती जाएंगी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी लास्ट में, मॉड का zn-1, यहाँ तक इन सब की वैल्यू कितनी होगी, 1। अच्छा, एक चीज, ये चीज समझ में आ गई कि भैया कि जितना भी मैं, अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट खींचता हूँ, ये देखिए, अब आप ये देखें चीज कि उनकी उस सब की रेडियस कितनी होगी। जो डिस्टेंस यहाँ पर मॉड जेड आ रही है, ये चाहे z0 हो, चाहे z1 हो, चाहे z2 हो, ये सब मॉड, ये सब क्या आ रहा है, ये 1 यूनिट आ रहा है।
सबकी लेंथ कितनी आ रही है 1 यूनिट आ रही है। इसका मतलब ये जो रेडियस, ये सर्कल जो भी बनेगा वो कितना बनेगा, यूनिट सर्कल बनेगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, यूनिट 1 होगी रेडियस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हमारी कितनी निकली। इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि जो nth रूट है, इसका मतलब जो nth रूट है, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी lie on a unit circle, having center कितना है इसका, having center, जिसका सेंटर C कितना मान लेते हैं हम 0,0 और रेडियस कितनी मान लेते हैं 1। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ, इतनी सबको समझ में आ रही है। अब देख लेते हैं कि ये बाई अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ या फिगर बनाता हूँ तो फिगर कैसा बनेगा इसके देखने में, ये देख लेते हैं। ये पुराना वाला था, चलिए यहाँ पर सुपरपोजिशन जंक्शन में क्या हो रहा है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए सुपरपोजिशन जंक्शन क्या है, आप कॉन्सेप्चुअल वैरायटी प्लेटफॉर्म, सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल की जितनी वैरायटीज होती हैं वो सारे का प्लेटफॉर्म यहाँ मिलेगा सुपरपोजिशन जंक्शन में। और न्यूमेरिकल वैरायटी प्लेटफॉर्म, न्यूमेरिकल की सारी वैरायटियां कहाँ मिलेंगी आपको, कोटा कानपुर जंक्शन चैनल में, ठीक है ना। तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो उससे आपको क्या है कि टाइम पर जो वीडियो यहाँ अपलोड होगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक। चलिए, तो एक डायग्राम मैं बना देता हूँ, nth रूट फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन ऑफ n साइड। तो एक देख लेते हैं, nth रूट ऑफ nth रूट, सॉरी जो nth रूट है, n रूट्स फॉर्म अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। जो n रूट्स हैं वो क्या बनाएंगे, एक पॉलीगॉन बनाएंगे, किसकी, कितनी, n साइड्स का, जिसका सेंटर क्या होगा, हैविंग सेंटर 0,0, जिसका सेंटर क्या होगा 0,0 होगा। अब कैसा डायग्राम बनेगा देखने में, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर, ठीक, इसको मैंने क्या बोल दिया, Z0 बोल दिया, ठीक है। ये Z0 है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये Z0 है, ये Z1 है, ये क्या है Z2 है, ये क्या है Z3 है, ये क्या है Z4 है, ठीक है ना। इस तरीके से ये Z4 तक पहुंच रहा है। तो अब पॉलीगॉन देखिए कि यहाँ से ये n साइड यहाँ ये बन गई, फिर ऐसा बनेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर समथिंग ऐसा। तो ये जो सब बन रहे हैं ये एक्चुअली बन क्या रहे हैं, ये n साइड्स हैं, 1 साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड। तो ये जो साइड्स हैं, ये सारी साइड्स बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो कितना आ रहा है मेरा। और यहां पर मैं अगर कोई बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, Zn-1, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे जोड़ लेते हैं। तो इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन हमने उसमें पढ़ा था, किसमें, अभी मैंने z की nth रूट ऑफ उसको निकाला था ना, nth रूट ऑफ यूनिटी निकाला था। तो कितना निकल के आया था, तो उसमें एंगुलर 2k पाई अपॉन n आया था। तो यहाँ पर k की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पाई बाई n, यहाँ पर भी कितनी होगी 2 पाई बाई n, यहाँ पर भी कितनी होगी 2 पाई बाई n। मैंने एंगुलर सेपरेशन बताया था कि एंगल के बीच में जो सेपरेशन है, दोनों के बीच में एंगल है, वो सेपरेशन कितना आ रहा है, वो इतना आ रहा है 2 पाई बाई n। ये कितना आ रहा है 2 पाई बाई n। और जो भी यहाँ पर बनेगा उसका भी एंगुलर सेपरेशन कितना आएगा 2 पाई बाई n। तो ये समझ में आ गया डायग्राम किस तरीके से बनेगा nth रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक है। n साइड ऑफ पॉलीगॉन
जो n रूट है वो क्या बनाएंगे, एक पॉलीगॉन बनाएंगे कितनी n साइड्स का, हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस क्या होगी, रेडियस की कितनी होगी 1, क्योंकि ये भी कितना है मॉड z1, ये कितना है मॉड z0, इधर से लेके जाते के बीच डिस्टेंस, इधर से लेके के बीच डिस्टेंस कितनी है मॉड z2, इधर से लेके जाते के बीच डिस्टेंस कितनी है मॉड z3, मॉड z4। तो ये समझ में आ रहा है इतनी चीज क्लियर। चलिए अब एक इसी पे डिपेंडेंट एक ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि हमने इतनी चीजें पढ़ी, इतनी चीजें पढ़ने के बाद हमें निष्कर्ष क्या निकला, हमें पॉइंट क्या, हमारे काम की चीजें कितनी निकली। ठीक है, हमारे काम की चीजें कितनी है। देखिए मैंने बोला एक एसबीओ लिख लेते हैं इसमें कि z की पावर n इक्वल टू कितना था 1, और जिसके रूट्स n रूट्स क्या थे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा की पावर n माइनस का 1, ये हमारे कितने निकल के आ रहे थे, ये रूट्स निकल के आ रहे थे। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि ये चीज एक्चुअल में है क्या, इधर से लिख लेता हूँ, ये पहला रूट क्या है z0 है, दूसरे को मैं z1 बोल देता हूँ, तीसरे को z2 बोल देता हूँ, तीसरे को z3 बोल देता हूँ, चौथे को इस तरीके से n को क्या बोल देता हूँ। ऐसे कि यहाँ 3 था, ये z0 हो गया, ये z1 हो गया, z2 हो गया, z3 हो गया, यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे zn माइनस का 1, समझ में आ रहा है। तो ये n माइनस 1 रूट तक हो गए, क्लियर, ये n माइनस 1 तो रूट तक है। तो इसी से अगर मैं देखिए कि z0 की वैल्यू कितनी थी, z0 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, है ना, z0 की वैल्यू कितनी है, अगर z की पावर n माइनस का 1 इक्वल टू मैं 0 बोल दूं, z की पावर n, जैसे इसमें लेके आऊंगा z की पावर n माइनस का 1, अब ये पूरी इक्वेशन में नहीं इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स पूछेगा, कैसे आएगा। अब देख लीजिए ना कि इसको मैं ऐसा नहीं सकता क्या z की इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन n, मतलब ये nth रूट पूछ रहा है, किसके nth रूट पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसकी रूट्स ही तो बताने हैं। तो रूट्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। बाय सॉल्व करने पर एक हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है क्या कि z की पावर n माइनस का 1 इक्वल टू होता क्या है z माइनस का z0, z माइनस का z1, z माइनस का z2, z माइनस का z3, और फर्दर कहां तक जाएंगे z माइनस का zn माइनस 1। हमने क्या किया, हमने यहां तक इस तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं। ये चीज समझ आ गई। तो ये हमारा क्या है, मेमोराइज वाला पार्ट है कि इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करके सॉल्व करके बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, अच्छा वैरायटीज कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं उनके लिए कोटा कॉन्फिडेंशियल, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, ठीक है ना, जिससे आपको ये लगे कि नहीं सर कॉन्सेप्ट बता रहे हो, लेकिन अप्लाई तो करना, बताओ अप्लाई करना, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से अप्लाई करना सिखा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है वैरायटी, मान लीजिए इसको एक क्वेश्चन लिखा गया है क्या, लेट 1, z1, z2, 1, z1, z2, zn माइनस का 1 क्या है ये आर द n रूट्स ऑफ यूनिटी, आर n रूट्स ऑफ के रूट्स कितने हैं, n रूट्स ऑफ यूनिटी, और देन हमें फाइंड करना है फाइंड क्या करना है हमें 1 प्लस z1, 1 प्लस z2, और क्या फाइंड करना है 1 प्लस zn माइनस 1 प्लस zn माइनस का 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें पता है, अब कुछ नहीं पता हमें, सिर्फ उसमें ये बोला है गिवन क्या दिया गया है क्वेश्चन में 1 z1, ये क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो हमें nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए रूट कैसे निकालते थे, तो रूट्स के लिए मैंने अभी बॉक्स में बनवाया था क्या कि z की पावर n माइनस का 1 एक्चुअल में होता क्या है z माइनस का z0, z माइनस का z1, z माइनस का z2, z माइनस का zn माइनस का 1।
इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मुझसे बोला गया है कि मुझे ये लाना है, तो अब ये बताइए कि मैं ऐसी जेड की कौन सी वैल्यू रख दूं। यहाँ पर देखिएगा, मैं जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि मुझे ये चीज मिल जाए, पहला ब्रैकेट मिल जाए, या सॉरी यहाँ पर पहला ब्रैकेट मिल जाए, ये वाला कैसे रख दूं, Z1 चाहिए ना, यहाँ पर जेड की जगह मैं ऐसे क्या रख दूं कि यहाँ पर ये माइनस के प्लस आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। तो ऐसा करते हैं, जेड की जगह मैं -1 रख देता हूँ, क्या पुट, यहाँ पर मैंने क्या किया, z इक्वल टू -1 रख दिया। अच्छा देखिएगा, अब ये z की पावर n -1 और z की जगह मैंने क्या रखा है, -1 और माइनस z0 की वैल्यू तो हम पहले ही जानते थे, क्या z0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई, ठीक है ना, z0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रखना था, -1 माइनस का z1, फिर -1 माइनस का z2, और यहाँ तक कहाँ से आएंगे, -1 माइनस का zn माइनस का 1, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी बात क्या बन रही है, यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आएगा, -2, तो z की पावर n माइनस का 1 -2, और यहाँ से मैं अब यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 यहाँ से मैं सारे ब्रैकेट से यहाँ से -1 निकाल दूँ, समझ में आ रहा है, मैं यहाँ से -1 निकाल दूँ, तो -1 अगर निकालूंगा तो ये 1 से लेके n-1 तक गया है, तो -1 निकालूंगा तो 1 कितने निकलेंगे, 1 की पावर कितना निकलेगा, इनटू -1 की पावर n-1 ही तो निकलेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 प्लस z1, 1 प्लस z2 और 1 प्लस zn-1, इतनी चीज समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा, अब देखिए कि इसको -2 है, ये n-1 है, ये कितना है, n-1 है, तो अगर मैं कुछ भी रखूंगा, n की वैल्यू रखूंगा, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म तक जाएगा क्या, 1 की वैल्यू तो इसकी वैल्यू पावर कितनी है 0 और वैल्यू कितनी आएगी 1, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ कितना जाएगा, z की पावर n-1 अपॉन -1 जो भी वैल्यू रखूंगा वो कितनी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी यहाँ पे, तो नेगेटिव कितना आ जाएगा यहाँ पे, +2, तो यहाँ कितना आएगा 2 इक्वल टू, और लास्ट में मैंने क्या किया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी यहाँ पर भी तो रखना था z इक्वल टू -1, तो यहाँ पर भी रख लेते हैं, सब कुछ आएगा चेंजमेंट, यहाँ पर भी रखा है तभी दिक्कत आ रही थी, z इक्वल टू क्या करें, -1 की पावर n-1, ये रखा मैंने, ठीक। अच्छा, अब -1 है, -2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर माइनस इधर से कॉमन लूंगा, इधर से माइनस लूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस का -1 की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन, यहाँ पे अपॉन में ले आऊंगा कितना है 2 इक्वल टू -1 की पावर n-1 1 प्लस z1 1 प्लस z2 और ये कितना जाएगा 1 प्लस z ऑफ n-1, यहाँ तक आया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर में तो यही आ रहा था, हमारा आंसर कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया, -1 की पावर निकला था, -1 की पावर n माइनस का 1, -1 की पावर n-1, -1 की पावर n-1, माइनस कितना हो गया था 2, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे नीचे 2, z माइनस का z0, z इक्वल टू -1 और -1, ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल से वही चीज कह रहा है, क्या, लेट 1, ये क्या दिए गए हैं 1 z2 ये और zn-1, ये क्या है n रूट्स ऑफ यूनिटी, ये यूनिटी के क्या दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं, और हमें फाइंड क्या करना है, 1 माइनस का z1 1 माइनस का z2 1 माइनस का z3 1 माइनस का z ऑफ n-1, मुझे ये फाइंड करना है। अच्छा, ये मुझे फाइंड करना है। अब देखिए z की जगह मुझे एक चीज क्या पता थी, ये फाइंड करना है, ये क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, ठीक। अब मुझे पता था सॉल्यूशन में कि v नो z की पावर n-1 इक्वल टू z माइनस का z0, z माइनस का z1, z माइनस का z2
एंड जेड माइनस का जेड एन माइनस का 1। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस का z1 चाहिए। 1 माइनस का, तो मैंने z की जगह क्या रखा होगा? मैंने z की जगह क्या रखा होगा? 1 रखा होगा। अब मैं 1 रखता हूं तो 1 की पावर n माइनस का 1, देखते समझ में आ गया, इक्वल टू z की जगह क्या है? 1 माइनस z नॉट, यहाँ पे z नॉट की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर, अब ये चीज समझिए, अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो ये पूरा टर्म z नॉट की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं z को सीधे 1 नहीं रख सकता, मैं z को 1 की तरफ टेंड करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं क्या करूंगा? z को 1 की तरफ डायरेक्ट पुट नहीं करूंगा, मैं z को 1 की तरफ टेंड करूंगा। तो मैं क्या करता हूं? टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, मैं लिमिट ले लेता हूं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। अगर मैंने लिमिट ली कहां से? z टेंड्स टू 1, लिमिट z टेंड्स टू 1 और z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा? सिंपल सा जो लिखा है वही लिख देते हैं, z माइनस का z1, z माइनस का z1। अब क्योंकि देखिए z ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? z माइनस का z कितना आ रहा है? z माइनस का z नॉट, तो ये 1 की तरफ टेंड हो रहा है। एक्चुअल में पूरी 1 की तरफ बराबर नहीं है, ये पूरे 1 के बराबर नहीं, तो ये पूरे 0 के बराबर भी नहीं आएगा, समथिंग कुछ आएगा। इसलिए मैंने इसको अभी क्या नेग्लेजिबल मान के रखा है, यहाँ पर पॉइंट मान के रखा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए z माइनस का z2 और z माइनस का z ऑफ n माइनस का 1, ठीक। अच्छा, अब बात आई, अब मैं किसका करना, अब क्या करना है? और इसकी वैल्यू हमारी निकल के क्या आ रही थी? अब मैं इसके लिमिट जब सॉल्व करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाय फर्स्ट डेरिवेटिव या एल किसी से भी लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? n z की पावर n माइनस का 1 और माइनस 1 का कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरे का सॉल्यूशन कितना आएगा हमारा? इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आएगा? इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आएगा? n इंटू z की पावर n माइनस का 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर? तो चलिए, ये वैरायटी तो आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है कि डिवाइवर्स के बाद में अब जो nth रूट ऑफ यूनिटी था उसी से क्या बना? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हमारे सिलेबस में है, जो आईआईटी के सिलेबस में है, nth रूट ऑफ यूनिटी हटा दिया गया आईआईटी से, ठीक है ना। लेकिन nth रूट से ही क्या बना है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना है। तो उन्होंने क्या किया? जनरल वाला हटा दिया और न्यूमेरिक सिर्फ थर्ड वाला दे दिया कि हाँ आप थर्ड रूट तक तो देख सकते हो, थर्ड रूट तक तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या लिख देते हैं अपन? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 3 हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर z जो पहला रूट होगा हमारा z नॉट, मतलब वो कितना होगा? 6 0 होगा, ठीक है। 6 0 की वैल्यू मैंने कितनी दी थी आपको? 1 होती है। z1 मतलब 6, अब k की वैल्यू कितनी 1 है तो 2 पाई बाई, और n की वैल्यू कितनी है? 3 है, यहाँ कितना है? 2 पाई बाई 3, तो 6 2 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी जो भी सॉल्व करने आएगी? -1/2 प्लस i रूट 3/2। इसको मैंने नाम रख दिया है एक ओमेगा, इसको बोलते क्या है? ओमेगा, ठीक है, ठीक। Z2 क्या है? 6 4 पाई बाई 3, क्योंकि k की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा? -1/2 माइनस i रूट 3/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे 3 रूट्स निकल के आए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि हमने इससे चीजों से क्या क्या पॉइंट आउट किया, क्या क्या चीजें निकाली। अब देखते हैं, इसमें हमने देखा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि भैया जो इसका फर्स्ट रूट आ रहा है ना, फर्स्ट रूट क्या आ रहा है? इसका 1 आ रहा है, ठीक है ना। और यहां पर एंगुलर सेपरेशन कितना है? एंगुलर सेपरेशन कितना है? 2 पाई बाई 3, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। अच्छा, और थर्ड हमने क्या देखा कि इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स आ रहे हैं, इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं? जीपी में आ रहे हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये किसमें हो गया? जीपी में। रूट्स आर इन जीपी,
ये किसमें आ रहे हैं हमारे रूट जीपी में है, और जो कि है क्या 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब एक चीज देखिए कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या है, कंजुगेट है, ठीक है ना। अगर यहां से दिखाई दे रहा हो तो मैं यहां लिख लेता हूं कंजुगेट। कंजुगेट क्या है, कंजुगेट क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या है, कंजुगेट है। x प्लस आई बाई एक्स माइनस आई बाई आपस में कंजुगेट है। कंजुगेट मतलब जेड जेड बार, जेड का जेड बार, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो गया, कंजुगेट हो गया, ठीक। अच्छा और ओमेगा स्क्वायर, अच्छा आप देख लीजिए, अगर मैं इसका ओमेगा स्क्वायर का एक चीज और देख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं बार इसका भी कंजुगेट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका बार किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। ये भी चीज है, तो इससे भी ये भी क्वेश्चन के बीच में स्टेप में यूज होगा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा तीसरी चीज क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों की वैल्यू क्या होती है, सम की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि मैंने बताया था कि n रूट्स का जो सम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और n रूट्स का अगर प्रोडक्ट होता है तो वो डिपेंड करता है कि n इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है, इवन है तो 1 है, और ऑड है तो प्लस माइनस 1 आता था, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और क्या कि ओमेगा क्यूब इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1, क्योंकि इसी की वैल्यू निकाल रहे थे हम। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, जैसे आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, वैसे यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। और अब मैं प्रोडक्ट्स मैं बोला था ये आया कहाँ से, तो जब मैंने ओमेगा क्यूब कहाँ से आया, मैंने सम बोला था 0, और 1 प्लस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि n क्या है यहाँ पे ऑड है। अगर n ऑड होता है तो क्या होता है वैल्यू 1, और n अगर इवन होता है तो वैल्यू क्या होती है -1। समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब इसके बाद ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब ओमेगा को भी वैसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे आयोटा के क्वेश्चन करते थे कि ओमेगा की पावर 97 लिखा है। अब वहां पे रिमाइंडर किससे करते थे, 4 से डिवाइड मारते थे, 4 से डिवाइड मारते थे, जितना रिमाइंडर आता था उसको लिखते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड मारेंगे। क्या करेंगे, 3 से डिवाइड मारेंगे। तो अगर मैंने लिखा है ओमेगा, चूंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 97, ओमेगा की पावर 97 जब मैं सॉल्व करूंगा तो ओमेगा की पावर 3 से करूंगा डिवाइड, तो ओमेगा की पावर कितना आएगा 96 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 96 कितना हो गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू हमें पता थी कितनी है -1/2 प्लस i√3/2, ठीक है ना। चलिए अगर मैं लिखूं ओमेगा की पावर 1024, अब मैं 3 से फिर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है, रिमाइंडर कितना आएगा, चलिए करके देख लेता हूं। 1024 3 से डिवाइड किया कितना आया 1 2, यहाँ कितना आया 4, ये इधर गया, फिर 4, फिर कितना आया 1, यहाँ कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना है मेरा 1। कंप्लीटली डिविजन होने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिला मुझे, रिमाइंडर कितना है इक्वल टू 1, तो ओमेगा की पावर 1, तो इसका वैल्यू क्या जाएगी ओमेगा, ठीक है ना। एक चीज समझ में आ गई। अच्छा मैंने वही चीज मैंने जनरल बता सकता हूँ कि ओमेगा की पावर n अगर लिखा है तो हम क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकालनी कैसी होती है, रिमाइंडर जो होता है उसमें क्या करते हैं कि जो n होता है n/3, जो n होता है वो रिमाइंडर कैसे निकलता है हमारा, ये r क्या है रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या है n/3, ये निकलता कैसे है, इसमें 3 में डिवाइड करेंगे तो जितना रिमाइंडर आएगा वो n/3, जितना रिमाइंडर आएगा वो बच जाएगा, वो उसके क्या होगा रिमाइंडर होगा, जैसे मैंने आयोटा में बताया था। क्लियर। अच्छा अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, या कुछ अभी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। आज कंप्लीट माय वर्क कंप्लीट करके छोड़ूंगा, ठीक है। माय वर्क चलिए, तो अब एक चीज हमने देखते हैं क्या कि सिस थीटा का 1 मॉड
हमने सिस थीटा का जो मॉड निकाला था वो कितना निकाला था हमने 1। अच्छा 1 निकाला था। अगर मैं इसकी रूट्स हैं, अभी मैंने क्या किया था सिस थीटा इक्वल टू 1 और nth रूट निकाला था, तो सारे रूट्स की वैल्यू कितनी हो गई थी, सारे रूट्स के मॉड की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी कि नहीं हो गई थी। अच्छा अब मैं इसके रूट्स निकालूं तो इसके भी 1 होगी, ओमेगा के भी स्क्वायर रूट उसको मॉड निकालूंगा तो क्या निकलेगी 1 निकलेगी, ओमेगा स्क्वायर की मॉड निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 1 निकलेगी। क्लियर है ना, क्योंकि मींस पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल, इसका मतलब क्या है पॉइंट क्या कर रहा है ये सारे, दैट मींस ये सारे जो पॉइंट हैं लाई ऑन अ सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई, ये सारे पॉइंट किस में लाई कर रहे होंगे, ये सर्कल में लाई कर रहे होंगे। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज लाई ऑन अ यूनिट सर्कल, और जिसकी रेडियस क्या होगा, जिसका सेंटर क्या होगा ऑरिजिन, ठीक है ना, ये सभी को पता है। दैट मींस पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी lie on a circle having center 0,0, इसके सेंटर क्या होंगे 0,0 या ऑरिजिन होंगे। क्लियर। अच्छा अब देखते हैं, इसका डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पर समझ में अगर आपको आ जाए, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ कि मैं देख रहा हूँ इसके रूट्स कहाँ पे कैसे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए, हाँ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे देता हूँ। अगर मैंने ये लिखा है ठीक, और एंगुलर सेपरेशन कितना था इनका, एंगुलर सेपरेशन कितना था 120 था, एंगुलर सेपरेशन कितना था 120 था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 2π/3। तो मेरा पहला जो होगा वो कितना होगा 2π/3 पहला रूट होगा। ठीक, पहला रूट यहाँ पर क्या होगा Z1 Z0, मतलब जो 1 की वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1। और दूसरा रूट क्या था हमारा ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या था -1/2 प्लस, ओमेगा मतलब क्या था माइनस का 1/2 प्लस I√3/2, ये था ना। तो माइनस का x है और y कितना है पॉजिटिव, मतलब -x,y मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा। ठीक, और हमने देखा था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। और कंजुगेट मतलब क्या होता है कि x एक्सिस, रियल एक्स एक्सिस की इमेज, रियल एक्सिस के अबाउट इमेज बनती है। तो अगर ये पॉइंट इधर है तो इसका नेक्स्ट पॉइंट इससे 120 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब 240 डिग्री। तो 240 डिग्री कहां पर आएगा, यहां पे आएगा। समझ में आ रहा है। तो 240 डिग्री ये कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1/2 माइनस I√3/2। माइनस कॉमा माइनस मतलब माइनस कॉमा माइनस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैं देखूं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे रिलेटेड अगर मैं सर्कल बनाऊंगी, अगर इससे रिलेटेड मैं एक सर्कल बनाता हूं और अब सर्कल में इन तीनों को मिलाता हूं, ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो इन तीनों के बीच का जो एंगल निकला वो मेरा क्या निकला 120 डिग्री। ये भी क्या निकला 120 डिग्री। उसको मैं 2π/3 को डायरेक्टली लिख देता हूं 120 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या थे, कंजुगेट थे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्यों 120 के सामने जितना भी एंगल है, सेम एंगल के सामने जितनी साइड होती है वो सब बराबर होती है ना, तीनों एंगल के सामने सब बराबर। तो ये क्या बन रहा है, ये तीनों साइड क्या बन रही है, बराबर बन रही है। सो यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म मतलब बनाती हैं अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बना रही हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया अगर यही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? √3/4 L स्क्वायर, ठीक है ना, √3/4 L स्क्वायर। और जब मैं L की वैल्यू निकालूंगा यहां से, जब मैं L की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही थी mod Z1, ये कितनी आ रही थी 1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही थी 1, और 120 डिग्री है तो हाफ AB sin थीटा। या किस तरीके से मैं इसकी थर्ड साइड निकाल सकता हूँ? अगर मैं थर्ड साइड की लेंथ निकाली तो √3/4 L स्क्वायर, और √3/4 L स्क्वायर जो L निकालने के बाद आता है तो इसकी वैल्यू टोटल निकल के कितनी आती है? 3√3/4, 3√3/4। ये पूरा क्या जाता है इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है? इसके रूट्स हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा एक चीज और पॉइंट देख लेते हैं। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं ज्यादा वैरायटीज नहीं कंप्लीट कराऊंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर होता है, सिर्फ इतना मटेरियल होगा, ठीक है ना। आपको बोरियत होगी मुझे पता है, क्योंकि कभी इतना लंबा कभी चैप्टर खींचा ही नहीं गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मैं z² + z + 1 अगर 0 बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि इसके रूट्स क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं z² - z + 1 = 0, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट मींस रूट्स क्या हो जाएंगे? - ओमेगा एंड - ओमेगा स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं 1 की पावर अगर 1/3 मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला तो इसकी रूट कैसे निकलते हैं? 1, ओमेगा स्क्वायर। ये चीज समझ ली। अगर -1 की पावर 1/3 निकालना है तो क्या हो जाएगा? -1 - ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। इसको आप मेमोराइज दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, कि कभी कभी इस तरीके से अगर -1 की पावर 1/3 आ जाए तो फिर हम कंफ्यूज हो जाए कि अब इसकी रूट्स क्या होंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है फंडा? इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। बाकी अपना क्यूटोग्राम पर नीचे से वैरायटी देखते रहेंगे, ठीक है ना। सर बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, मात्र कॉन्सेप्ट्स के बाद 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 4 + 5 यहाँ -1/2 + I √3/2 की पावर 334 प्लस 3 -1/2 + I √3/2 की होल पावर कितना दिया है? 365। अच्छा, आप सभी को पता है कि ये वैल्यू किसकी है? ओमेगा की वैल्यू है। तो मैं 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 यहाँ ओमेगा की पावर 365। और सिंपल से यहाँ पे करना क्या है? 3 का रिमाइंडर 3 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, जितना रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे और उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है? I √3 सॉल्व आप करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मैं नहीं करने वाला यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्व न्यूमेरिकल बता दिया, तरीका बता दिया कि इसकी वैरायटी का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना। वैरायटी सिखाना है मुझे, तरीके तना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करवाना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस घर पे करो आप, ठीक है। चलिए, तरीका बताइए कैसे करना है। अब इसी पर डिपेंडेंट अगर दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे तो मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूंगा, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है ना। एक आईटी का क्वेश्चन आया, इसी में आया था आईटी जेई का क्वेश्चन आया क्या कि 1 + ओमेगा की पावर 7 = a + b ओमेगा, ये हमें दिया गया था। और ओमेगा की वैल्यू और पूछ रहा था कि a और b क्या होगा, a क्या होगा एंड b इसकी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए गए थे हमें 0,1 1,0 और 1,1 और 2,0 और -1,1, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे।
ठीक है ना। अच्छा 1 प्लस ओमेगा की पावर होल पावर 7 की, तो आप 7 पावर मतलब करने लगोगे क्या? नहीं, आपको बताया था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा ये रह देते हैं, यहाँ इसको क्या कर देते हैं, उधर कर इस राइट कर देंगे, तो यहाँ कहते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। और यहाँ कितना जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 14 है ना, और यहाँ कितना आएगा ए प्लस बी ओमेगा, और माइनस यहीं दे देते हैं, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 12 क्या है, 3 से डिविजिबल आ रहा है ना, ओमेगा 3 का पावर होल पावर 4, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितना आएगी 1, यहाँ कितना आएगा ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया था, माइनस बार में लगा हुआ है, तो -1/2 माइनस आई रूट 3/2 और ए प्लस बी ओमेगा आपस में कंपेयर कर लीजिए, वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक। समझ में आया? तो एक कॉन्सेप्ट 2 वैरायटी कंप्लीट, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी वैरायटीज के लिए कोटा कानपुर जंक्शंस, ठीक है ना। बाकी मैं पार्ट वाइज पार्ट बना रहा हूँ, वहाँ पे पार्ट वाइज पार्ट बनाऊंगा कि डिमाइवर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, डिमाइवर की वैरायटीज, पोलर की वैरायटीज, आयोटा से रिलेटेड वैरायटीज, ये सारी वैरायटीज आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिलने वाली है। वहाँ पर क्या है ना कि आप बार बार अगर आयोटा के कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रिपरेशन करो तो आप सोचोगे आयोटा से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, पोलर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, आर्गेंड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं। अच्छा आर्गेंड जो मैंने बंदा बताया था जेड स्कूटी एक्सप्रेस आई भाई, उसने सिर्फ पॉइंट के बारे में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो पॉइंट शो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसने कितनी कितनी क्या क्या चीजें करी, अभी सिर्फ हमने पहला पार्ट डाला हुआ है आर्गेंड का सुपरपोजिशन जंक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद सर्कल की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सारी चीजें आएंगी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें आर्गेंड में। वो वीडियो में सबसे लास्ट में बनाऊंगा आर्गेंड का, ठीक है ना, वो पार्ट 2 होगा, क्लियर। वो पार्ट 2 और पार्ट 3 दो पार्ट में और बनेगा। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा पार्ट पोर्शन किसका है, सबसे बड़ा पोर्शन किसका है, आर्गेंड का पोर्शन है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ठीक है ना। उसके बाद अब डिमाइवर के बाद आने वाले हैं कौन से, वेक्टोरियल बाबा, ठीक है ना। वेक्टोरियल बाबा क्या कहेंगे, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर। तो वो चीजें हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए आज के लिए थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है।